हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए अमरूद, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी आम और ऑप्शन डी पीपल। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। दिल्ली एनसीआर और जम्मू कश्मीर में भूकंप। अफगानिस्तान में आए 5.8 की तीव्रता के भूकंप का दिखा असर। लोग सहमे, ऑफिस घरों से बाहर निकले। बता दें कि अफगानिस्तान में शनिवार को दोपहर 12:17 पर रिक्टर पैमाने पर 5.8 की तीव्रता का भूकंप आया। इसका असर जम्मू कश्मीर और दिल्ली एनसीआर तक महसूस किया गया। हालांकि अब तक जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप का असर जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी महसूस किया गया। वहीं श्रीनगर में एक व्यक्ति ने बताया कि मैंने भूकंप महसूस किया, मैं दफ्तर में था, तभी मेरी कुर्सी हिली। कुछ इलाकों से लोगों को घरों और ऑफिस से बाहर निकलते हुए भी देखा गया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी यानी एनसीएस के मुताबिक भूकंप सतह से 86 किलोमीटर नीचे आया। इसका केंद्र अफगानिस्तान तजाकिस्तान सीमा क्षेत्र में था। ये इलाका भूकंप के लिए सेंसिटिव जोन में गिना जाता है और इस क्षेत्र में भूकंप आना सामान्य बात है। इलॉन मस्क इस साल के अंत में भारत आएंगे। पीएम मोदी से बातचीत को सम्मान बताया। बीते दिन दोनों के बीच फोन पर चर्चा हुई थी। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क इस साल के अंत में भारत के दौरे पर आएंगे। मस्क ने 19 अप्रैल को ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई फोन पर बातचीत के एक दिन बाद की है। बता दें कि मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पीएम मोदी के साथ बात करना सम्मान की बात थी। मैं इस साल के अंत तक भारत आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जेल इंटरव्यू केस में 7 पुलिस वालों का होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। मोहाली कोर्ट ने दी मंजूरी, मुलाजिम भी सहमत। खबर है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जेल में इंटरव्यू करवाने के मामले में चल रही जांच में नया मोड़ आ गया है। इसमें पंजाब पुलिस के 7 मुलाजिमों का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जाएगा। इसके लिए मोहाली की एक कोर्ट ने परमिशन दे दी है। पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति एडीजीपी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स नीलव किशोर ने सरकारी वकील के साथ मिलकर कोर्ट से मांगी थी। पॉलीग्राफ टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक उपकरण है जो व्यक्ति के शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मापता है जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं। ये हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, श्वसन और त्वचा की चालकता जैसे संकेतकों को रिकॉर्ड करता है जो कथित तौर पर झूठ बोलने पर बदल जाते हैं। इसका उपयोग आमतौर पर अपराधों की जांच के लिए किया जाता है। तमिलनाडु में भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर सितंबर 2026 तक चालू होगा। 500 मेगावाट क्षमता, न्यूक्लियर वेस्ट को रिसाइकिल कर बिजली बनाएगा। तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के अगले साल शुरू होने की उम्मीद है। ये रिएक्टर देश के 3 चरणों वाले न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का दूसरा चरण करेगा। आपको बता दें कि जिसका मकसद न्यूक्लियर वेस्ट को रिसाइकिल कर बिजली बनाना है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने इस रिएक्टर को डिजाइन किया था। भारत सरकार ने 2003 में परमाणु रिएक्टर प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के निर्माण और संचालन के लिए भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड को मंजूरी दी थी। यह भारत का पहला ऐसा रिएक्टर है जो कि प्लूटोनियम आधारित फ्यूल मिक्स्ड ऑक्साइड का उपयोग करेगा और ठंडा करने के लिए लिक्विड सोडियम का उपयोग करेगा। इसमें अभी इस्तेमाल हो रहे प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स PHWR से निकले फ्यूल को भी दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा। गुरुग्राम में एयर होस्टेस से डिजिटल दुष्कर्म केस में खुलासा। मेदांता अस्पताल के टेक्नीशियन ने पोर्न देखकर की थी हरकत, नौकरी से हटाया गया। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में बंगाल की एयर होस्टेस के डिजिटल दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह मेदांता अस्पताल में आईसीयू मशीन का टेक्नीशियन था। उसने इस हरकत से 2 दिन पहले वन मूवी देखी थी और आरोपी ने कई बार एयर होस्टेस के प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ की थी। वारदात के दौरान वहां मौजूद स्टाफ को किसी न किसी बहाने काम में उलझा कर रखा ताकि कोई उसे देख न सके। एयर होस्टेस की शिकायत पर केस दर्ज होने के बावजूद वो बेखौफ होकर गुरुग्राम में ही घूम रहा था। वहीं पुलिस उसे कोर्ट में पेश कर रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी 25 वर्षीय टेक्नीशियन दीपक मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बधौली गांव का रहने वाला है। वह पिछले 5 महीने से मेदांता में नौकरी कर रहा था। उसे अब नौकरी से हटा दिया गया है। दीपक ने गुरुग्राम से ही पढ़ाई की है और वह अभी अविवाहित है। आरोपी को पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरों की 800 फुटेज खंगाली गई। इसके अलावा मेदांता अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी मिलाकर 60 लोगों से पूछताछ की गई, जिसके बाद आरोपी का पता चला।
ब्राह्मण समुदाय विवाद पर अनुराग कश्यप ने मांगी माफी, बोले कोई भी स्पीच बेटी परिवार से ज्यादा नहीं, डायरेक्टर ने आपत्तिजनक शब्द कहे थे। एक्टर डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने ब्राह्मण समुदाय पर दिए गए अपने आपत्तिजनक बयान पर माफी मांगी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि मैं माफी मांगता हूं, पर ये मैं अपनी पोस्ट के लिए नहीं बल्कि उस लाइन के लिए माफी मांग रहा हूं जिसको गलत तरह से लिया गया और नफरत फैलाई गई। कोई भी एक्शन या स्पीच आपकी बेटी, परिवार, दोस्त और जानने वालों से ज्यादा नहीं है। उन्हें दुष्कर्म की धमकी मिल रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जो खुद को संस्कारी कहते हैं वो लोग ये सब कर रहे हैं। राणा सांगा विवाद पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी सांसद के घर पहुंचे, बोले मुझे फूलन देवी जैसी हत्या की धमकी मिली, मैं दलित रामजी सुमन के साथ हूं। खबर है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव राणा सांगा को गद्दार कहने वाले रामजी लाल सुमन से मिलने के लिए आगरा पहुंचे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के सांसद का हालचाल जाना। इसके बाद कहा कि मैं दलित सांसद रामजी लाल सुमन के साथ खड़ा हूँ, मुझे धमकी मिल रही है, जैसे फूलन देवी को मारा वैसे ही मारेंगे। आखिरकार इनके पीछे कौन लोग हैं? समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा कि आगरा में जो तथाकथित शक्ति प्रदर्शन हुआ उसमें तलवारें लहराई गई। आरोपियों को कार्रवाई का डर नहीं है। रामजीलाल सुमन के घर तोड़फोड़ की गई और ये हमला अचानक नहीं हुआ बल्कि एक साजिश के तहत किया गया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल मुर्शिदाबाद पहुंचे, बोले पीड़ितों को फोन नंबर दिया है, केंद्र को रिपोर्ट भेजेंगे। बीजेपी की मांग, एनआईए जांच करे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद पहुंचे और अपने दौरे पर बोस ने कहा कि यह कल के दौरे का विस्तार है। मैं आज और जगहों पर जाऊंगा और प्रभावित लोगों से मिलूंगा। राज्यपाल हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों से भी मिले। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को फोन नंबर उपलब्ध करवाया गया जिससे लोग मुझसे सीधे बात करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। बोस ने प्रभावी कदम उठाने का भी वादा किया। बता दें कि राष्ट्रीय महिला आयोग यानी एनसीडब्ल्यू और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी की टीम भी मुर्शिदाबाद का दौरा करेगी। मालदा पहुंचने के बाद राज्यपाल बोले कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अगर राज्य को मदद की जरूरत है तो हम केंद्रीय बल को भेजने के लिए तैयार हैं। उन्होंने दौरे की रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने की भी बात कही। एनएचआरसी की टीम ने मालदा के परलालपुर हाई स्कूल का दौरा किया था। मुंबई में मंदिर तोड़ने के खिलाफ जैन समुदाय का प्रदर्शन, कोर्ट में सुनवाई से पहले बीएमसी की कार्रवाई। लोग बोले हम कमजोर नहीं, मंदिर वहीं बनवाएंगे। खबर है कि मुंबई के विले पार्ले ईस्ट के कांबलीवाड़ी में 30 साल पुराना पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर को बीएमसी की टीम ने 16 अप्रैल को तोड़ दिया। इस कार्रवाई से पहले नगर निगम ने मंदिर को नोटिस भेजा था जिसके खिलाफ जैन समाज ने एक याचिका भी दायर की थी। इस पर 17 अप्रैल को सुनवाई होनी थी। बता दें कि ब्रह्म मुंबई की टीम की कार्रवाई से पहले ही कर दी गई। इसके कारण जैन समुदाय के लोग आक्रामक हो गए और उन्होंने शनिवार को हिंसक तरीके से अपना गुस्सा जाहिर किया। हजारों की तादाद में महिलाएं पुरुष सड़कों पर नारे लगाते हुए नजर आए और सभी ने काली पट्टी बांधकर बीएमसी का विरोध किया। लोग नारे लगा रहे थे, हम कमजोर नहीं हैं, मंदिर वहीं बनवाएंगे। कर्नाटक में जनेऊ पहनने पर स्टूडेंट को एग्जाम से रोका गया। सीईटी पेपर देने गया था, गेट पर काटने को कहा गया। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कर्नाटक में 2 कॉलेजों में स्टूडेंट के जनेऊ पहनने पर विवाद हो गया। पहला मामला शिवमोगा जिले के आदि चुनचुनगिरी स्कूल का है, जहां पर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी सीईटी एग्जाम देने आए 3 स्टूडेंट्स का जनेऊ उतरवाया गया। वहीं दूसरा मामला बीदर जिले के साई स्फूर्ति पीयू कॉलेज का है, जहां पर एक स्टूडेंट ने जनेऊ उतारने से मना कर दिया तो उसे एग्जाम में बैठने से रोक दिया गया। दरअसल मामला सामने आने के बाद कर्नाटक ब्रह्म महासभा की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। वहीं आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। शाह बोले 2 घंटे एक्सरसाइज और 6 घंटे की नींद जरूरी। पिछले 5 सालों में रूटीन बदला, आज सभी दवाओं से मुक्त होकर खड़ा हूं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि देश के युवाओं को अगर स्वस्थ और फिट रहना है तो उन्हें अपने रूटीन में बदलाव करना होगा। ये बात मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। अमित शाह ने नई दिल्ली में वर्ल्ड लिवर डे पर इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के कार्यक्रम में ये बातें उन्होंने कही है। शाह ने कहा कि देश के युवाओं को अभी 40-50 साल और जीना है और देश की प्रगति में योगदान देना है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे अपने शरीर के लिए 2 घंटे व्यायाम और अपने दिमाग के लिए 6 घंटे की नींद रिजर्व रखें। अमित शाह ने कहा कि मई 2020 से लेकर आज तक मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव किया है। आवश्यक मात्रा में नींद, पानी और आहार और नियमित व्यायाम ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आज मैं आपके सामने किसी भी तरह की एलोपैथिक दवा और इंसुलिन से मुक्त होकर खड़ा हूँ। ये मेरा अपना अनुभव है। मैं आज यहाँ इस अनुभव को साझा करने आया हूँ।
19 साल बाद फिर एक साथ आ सकते हैं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। राज ठाकरे ने कहा, मतभेद छोटी, महाराष्ट्र बड़ी बात। उद्धव बोले, मेरी तरफ से झगड़ा नहीं। बता दें कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक बार फिर एक साथ आ सकते हैं। बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे ने इस बात के संकेत दिए हैं। राज ठाकरे ने कहा कि हमारे बीच राजनीतिक मतभेद है, विवाद है, झगड़े हैं, लेकिन ये सब महाराष्ट्र के आगे बहुत छोटी चीज है। महाराष्ट्र और मराठी लोगों के हित के लिए साथ आना कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है। राज ठाकरे ने अभिनेता और निर्देशक महेश मांजरेकर के यूट्यूब चैनल पर ये बातें कही हैं। महेश मांजरेकर ने राज ठाकरे से उद्धव के साथ गठबंधन पर सवाल किया था। इस पर राज ठाकरे ने कहा कि किसी बड़े मकसद के आगे हमारे बीच की लड़ाइयां छोटी हैं। इधर उद्धव ठाकरे का भी रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से कभी कोई झगड़ा नहीं था। सीएम योगी बोले, समाजवादी पार्टी कांग्रेस दलितों की दुश्मन। इनके नेता बाबर औरंगजेब का गुणगान करते हैं। गोरखपुर में कहा, षड्यंत्र रचने वालों से बचे। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस देश के अंदर जातीय संघर्ष शुरू कर रही है। समाजवादी पार्टी का एक विधायक महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का अपमान कर औरंगजेब का महिमा मंडन करता है। समाजवादी पार्टी का एक सांसद प्रदेश में महाराणा सांगा का अपमान करता है। वह राम जन्मभूमि के मंदिर तोड़वाने वाले बाबर का महिमा मंडन करता है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख खुद लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान करते हैं, जिस जिन्ना के कारण पाकिस्तान में लोग मारे और काटे जा रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जिसकी वजह से दलित हिंदुओं के साथ निर्मम अत्याचार हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी उसका महिमा मंडन कर रही है। योगी सीएम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान के अंतर्गत आयोजित संगोष्ठी में शामिल हुए। सहमति से तलाक फिर भी देना होगा महीने का खर्चा। पत्नी की दूसरी शादी होने तक पहले पति की जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला। यदि पति पत्नी आपसी सहमति से तलाक ले रहे हैं तो भी पति को पत्नी का भरण पोषण देना होगा। ये फैसला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल ने तलाक और भरण पोषण के मामले में सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक तलाकशुदा पत्नी की दूसरी शादी नहीं हो जाती, तब तक वह भरण पोषण की हकदार होती है। यह पति की नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है कि वह अपनी पूर्व पत्नी को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करे। इस आदेश के साथ ही कोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति के बाद भी पति को भरण पोषण के लिए भत्ता देना होगा। हाईकोर्ट ने इस मामले में फैमिली कोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए पति की याचिका को खारिज कर दिया है। गरियाबंद में सीएम आवास योजना के 600 मकान अधूरे, पीएम आवास का नहीं मिलेगा लाभ। हितग्राही बोले, अधिकारी पूछने आए और वापस लौट गए। गरियाबंद जिले में सीएम आवास योजना के 600 ऐसे मकान हैं जिनका काम अब भी अधूरा है। हितग्राहियों की योजना के तहत पहली किस्त के रूप में 25,000 रुपए दिया गया था, लेकिन 60% लोगों को दूसरी किस्त नहीं मिली। बता दें कि पीएम आवास योजना का सर्वे करने प्रशासन की टीम गुरुजी भाटा पहुंची, जहाँ पर हितग्राही इंदुमती ने बताया कि उन्हें सिर्फ 2 किस्तों में 50,000 रुपए मिले हैं। यह पीएम आवास नहीं बल्कि पूर्ववर्ती सरकार की सीएम आवास योजना का मकान है, तो अधिकारी वापस लौट गए। बता दें कि सीएम आवास हितग्राही होने के नाते इनका नाम अब पीएम आवास 2 के हितग्राही के नाम में नहीं आ सकता और पूर्व सरकार के पक्के आवास की योजना में नाम आना ही अब इनकी परेशानी का कारण बन गया है। राजस्थान की एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं, कूलिंग सिस्टम काम नहीं कर रहे, स्टाफ नहीं। सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 10% एम्बुलेंस में खामियां। राजस्थान में संचालित सरकारी एम्बुलेंस 108, 104 के हालात खराब हैं। पिछले दिनों नेशनल हेल्थ मिशन यानी एनएचएम की ओर से करवाए गए सर्वे में ये रिपोर्ट सामने आई है। सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 10% एम्बुलेंस ऐसी है जिनमें कुछ न कुछ खामियां हैं। सर्वे में सामने आया कि कई एम्बुलेंस में गर्मी से बचाव के लिए कूलिंग सिस्टम लगे तो हैं, लेकिन वह काम नहीं कर रहे हैं। कुछ एम्बुलेंस मरीज को प्राथमिक उपचार देने वाले इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन यानी ईएमटी ही नहीं हैं। वहीं इसे देखते हुए एनएचएम की ओर से एम्बुलेंस सेवा प्रदाता कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। एनएचएम निदेशक भारती दीक्षित की ओर से एम्बुलेंस सर्विस देने वाली कंपनी मॉडर्न इमरजेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और ईएमआरआई ग्रीन हेल्थ सर्विसेज को ये नोटिस जारी किया गया है। अमेरिका में वीजा रद्द होने वाले छात्रों में 50% भारतीय, चीनी छात्र दूसरे नंबर पर। विदेश विभाग का छात्रों को देश छोड़ने का आदेश। खबर है कि अमेरिकी सरकार ने हाल ही में कई विदेशी छात्रों को वीजा रद्द होने का मेल भेजा था और इस मेल में इन छात्रों से अमेरिका छोड़ने को कहा गया था।
रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 50% भारतीय छात्र हैं। अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर्स एसोसिएशन EILA ने ऐसे ही 327 छात्रों की जानकारी इकट्ठा की है। इसमें से 50% से ज्यादा भारतीय छात्र हैं। भारत के बाद दूसरा नंबर चीन का है। इस लिस्ट में शामिल 14% छात्र चीनी हैं। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग पिछले 4 महीनों से विदेशी छात्रों के डेटा की जांच कर रहा है। इसके जरिए इजराइल के खिलाफ और हमास के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले विदेशी छात्रों का वीजा रद्द किया जा रहा है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो के मुताबिक 26 मार्च तक 300 से ज्यादा हमास समर्थक छात्रों का F1 वीजा रद्द हो चुका है और इनमें कई भारतीय छात्र भी शामिल हैं। रूस यूक्रेन को अमेरिका का अल्टीमेटम। ट्रंप बोले, अगर रूस या यूक्रेन शांति के लिए तैयार नहीं तो हम पीस डील से बाहर आ जाएंगे। अमेरिका जल्द ही खुद को रूस यूक्रेन पीस डील से बाहर कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन पीस डील से हटने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर रूस या यूक्रेन में से कोई एक भी डील के लिए अगर तैयार नहीं होता है तो ये एक बेवकूफ़ी भरा कदम होगा और हम पीस डील से बाहर आ जाएंगे। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा था कि आने वाले दिनों में अगर रूस और यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं तो अमेरिका शांति के प्रयास छोड़ देगा। डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू हुए लगभग 90 दिन बीत चुके हैं और इस दौरान अमेरिका और रूस के बीच कई बार यूक्रेन जंग के समाधान पर बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन ट्रंप प्रशासन को शांति कायम करने में कोई खास सफलता हाथ नहीं लग रही है। अमेरिका ईरान में न्यूक्लियर डील पर बातचीत शुरू। इटली के रोम में मिले दोनों देशों के नेता। ईरान को अमेरिका के इरादों पर शक। बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच इटली की राजधानी रोम में न्यूक्लियर डील पर बातचीत शुरू हो गई है। इस बातचीत में अमेरिकी विदेश दूत स्टीव विटकॉफ और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराकची शामिल रहे। दोनों देशों के बीच डील पर बातचीत का यह दूसरा फेज है और इससे पहले ईरानी विदेश मंत्री अराकची रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से उन्होंने बात की थी। इस दौरान अराकची ने कहा कि अमेरिका के इरादों पर भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम बातचीत करेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच 12 अप्रैल को दोनों देशों के बीच ओमान में पहली बातचीत हुई थी। इसकी मध्यस्थता ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी ने की थी। ये दोनों देशों में एक दशक के बाद न्यूक्लियर डील पर होने वाली पहली आधिकारिक बातचीत थी। आज का सुविचार, सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नजर का इलाज मुमकिन है पर नजरिए का नहीं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।